मनोज जी, 6 दिसंबर को मायावती एक बार फिर अक्टूबर की तरह अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर। क्या है मायावती आखिर लगातार ऐसा क्यों कर रही हैं? पहले तो ऐसा नहीं था, बहुत दिन तक सो गई थी वो। ऐसा है कि मायावती ने खुद अपने आप को साइडलाइन कर रखा है। और जो बात है वो बात यह है कि मायावती को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही सप्रेस किया गया है। बहुत सीधी सी बात है। और आप खुद ही देखिए कि मायावती पैड और ग्लव्स और हेलमेट लगा के पवेलियन में बैठी हुई है, लेकिन 12th मैन है। अचानक उन्होंने अपने आप को 12th कर दिया। और एक लोकसभा का चुनाव आया जिसमें हाथी ने अंडा भी दिया और मायावती ने अपने आप को हाशिए पे कर लिया। लेकिन जो मेरी अपनी सोच कहती है वो ये कहती है कि योगी 1 गवर्नमेंट आई, जब केशव मौर्य अध्यक्ष रहे, तब थंपिंग मेजॉरिटी से अरसे बाद भाजपा लौटी। योगी 2 आई, बुलडोजर बाबा के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर पर जो आई। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ, पहली बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहली बार एनडीए की सरकार कहलाई। और बैसाखी किसकी थी? नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की। वो जो सीटें पिछली बार जो आई थी, पिछले लोकसभा में, अगर उतनी ही सीटें आ गई होती भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से, तो इस बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। थंपिंग मेजॉरिटी के साथ एक बार फिर केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की भाजपा के उस पर होती, एनडीए नहीं कहलाती। अब जब लल्लू सिंह ने अयोध्या की जानिब से यह कहा कि अब की बार 400 पार और हम संविधान बदल देंगे, तो एक मर्मरिंग फैल गई वोटर्स में। और इसको विपक्ष ने भी अच्छे तरीके से कैश किया कि अगर इनकी 400 सीटों से ऊपर जाती हैं तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में आंकड़ा लगभग आधे के आसपास हो गया। और जिस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, उस उत्तर प्रदेश में ही मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, जहां के लिए वो श्योर थी कि अरे यहां तो सीटें आनी। इससे हुआ क्या, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं कि जैसे मूंगफली है, इस मूंगफली को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें से 3 दाने निकलते हैं, एक अगड़ा, एक पिछड़ा, एक दलित। लेकिन भाजपा को सूट क्या करता है? भाजपा को वो मूंगफली सूट करती है जिसमें दाने एक होते हैं, छिलका पूरा बंद होता है, और वो कहलाता है हिंदुत्व। क्योंकि दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, है तो हिंदू, तो भाजपा को हिंदू सूट करता है। लेकिन जब ये टूटा, अयोध्या भी हारे, उसके बाद से एक बात आई कि नहीं, जातीय समीकरण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लिहाजा जो मायावती पीछे, पर्दे के पीछे भेज दी गई थी, हाशिए पे धकेल दी गई थी, नॉन परफॉर्मिंग लीडर के तौर पर सामने आ चुकी थी, उन मायावती को फिर एक इशारा होता है कि आप फिर से फील्ड में आइए, ताकि वो जो दलित बिखर कर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बना रहा था, वो जो दलित जिसने लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को भी वोट दिया, कांग्रेस को भी वोट दिया, मान के चलिए गठबंधन को वोट दिया, वो दलित फिर से एक बार हमारी तरफ आए। वो ब्राह्मण जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज बताया जाता है, उस ब्राह्मण के पास एक विकल्प होना चाहिए। और ब्राह्मण कभी भी अगर कोई दूसरा चुनाव करता है तो समाजवादी पार्टी नहीं करता, बसपा फिर भी कर लेगा। तो उसके लिए मायावती को फिर एक बार फ्रंट पर लाया गया था। जो मायावती विलुप्त हो गई थी, जो मायावती साइडलाइन हो गई थी, उन मायावती को फिर फ्रंट पर लाया जा रहा है। यही वजह थी कि पिछली बार भी उन्होंने एक सक्सेसफुल रैली की और इस बार फिर एक बार वो रैली करने आ रही। वो मायावती जो इतने कई सालों से कोई रैली, कोई प्रदर्शन, कोई धरना नहीं कर रही थी। 14 साल बाद अपने गृह जनपद नोएडा में वो खुद अंबेडकर पार्क जाएंगी, बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करेंगी, वहां सभा होगी और 5 मंडलों के लोग वहां इकट्ठा होंगे, 12 मंडल के लोग अंबेडकर पार्क लखनऊ में इकट्ठा होंगे। बसपा जो 2024 में 0 पाई थी, 2027 के लिए कमर कस ली है। कमर कस ली है। बसपा फिर से एक बार पिच पर आने की कोशिश कर रही है। आप ये मान के चलिए कि
नेट्स पर आने की कोशिश कर रही है, एक बार फिर वार्म अप करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस बार वो मुजाहिरा कर सके, इस बार प्रदर्शन कर सके, इस बार परफॉर्म कर सके। और ये जो परफॉर्म करेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती को आम वोटरों में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। जैसे ओवैसी को भी बी पार्टी कहा जाता है, बी टीम कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक उसी अंदाज में मायावती को अब सामने आना पड़ेगा। और मैं एक बात का दावा कर सकता हूं कि इस बार मायावती बतौर सबसे बड़ी पार्टी जो कई बार सरकार बना चुकी है, सबसे बड़ी वोट कटवा पार्टी बनेगी इस बार जो विधानसभा का चुनाव आएगा, सबसे बड़ी वोट कटवा पार्टी बनेगी। समर्थन अगर बीजेपी की उतनी सीटें आ गई, बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर आ गई तो समर्थन नहीं मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि वो पोस्चरिंग मायावती की वही रहेगी, एंटी बीजेपी वाली। लेकिन अंदर ही अंदर हैंड इन ग्लव्स मायावती के भारतीय जनता पार्टी के साथ तय हैं और रहेंगे। मनोज जी, आपने बसपा का जो शासनकाल था 7 से लेकर 12 तक, उसके पहले भी जब मायावती सत्ता में थी, कानून व्यवस्था को लेकर, शासन सत्ता को लेकर, अधिकारियों को लेकर मायावती की जो कार्यशैली थी उसको बहुत नजदीक से देखा आपने। वो क्या था जो आज भी चर्चा में बना होता है? लोग उसका उदाहरण देते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ भाई, सत्ता तो थी, शासन तो था, डर तो था, खौफ तो था, और पता भी चलता था कि मुख्यमंत्री का अधिकार क्या है, मुख्यमंत्री का तेवर क्या है। ये मायावती की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। मायावती बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जानी गई। और गौर कीजिए, चाहे पुरुषोत्तम द्विवेदी हो बांदा में, चाहे शेखर तिवारी हो औरैया में, चाहे आनंद सेन, मित्र सेन के जो बेटे हैं वो हो, इनको सजा हुई। शेखर तिवारी ने इंजीनियर मार दिया चंदे के चक्कर में, आनंद सेन पर हाईकोर्ट से उम्र कैद हुई। वो शशि राज हत्याकांड को लेके फैजाबाद वाले मिल्कीपुर का मसला था, और पुरुषोत्तम द्विवेदी पर बांदा में एक लड़की के रेप का आरोप था। लेकिन मायावती ने इसमें कोताही नहीं बरती, इनको जेल जाने दिया। जो घोटाले हुए उसमें जो लोकपाल इनकी जो जांचें थी, इसमें 34 ऐसे मंत्री और विधायक थे जिनकी मायावती ने जांच होने दी और उन जांच के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। मायावती ने 147 टिकट काटे। लोकायुक्त में लोकपाल कह गया, माफ कीजिएगा, लोकायुक्त की जांच को होने दिया। चुनाव जब आए तो 147 टिकट काटे अपने सिटिंग विधायक और मंत्रियों के। कानून व्यवस्था की हालत यह थी कि अगर एक जगह पर, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, कि जैसे मान लीजिए कि मुजफ्फर या देवरिया के कुकुंदू इलाके में, मान लीजिए कुकुंदू इलाके में एक लड़की के साथ रेप होता है, ठीक, तो मेरे पास शशांक शेखर का एक फोन आता था कि आपकी ये जो खबर है इसमें तथ्यात्मक गलती है और इसको दिखवा लीजिए और खबर उतार लीजिए। हम जब उसको जांच करते थे तो पता लगा हाँ, वास्तव में तथ्यात्मक गलती थी, लड़की के ही बॉयफ्रेंड ने उसके संग ऐसा किया, तो ये बलात्कार मामला नहीं बनता, हम खबर उतार लेते थे। दूसरा मामला कुकुंदू में, वही रेप का मामला, तो शशांक शेखर का फोन आता था कि इसमें 2 दरोगा, 4 सिपाही और एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो हम चलाते थे कि खबर का असर, और कुकुंदू रेप कांड में इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई। एक होता था कि तथ्य भी सही है, कार्रवाई भी सही है, लेकिन फोन फिर भी आता था कि कुकुंदू रेप कांड जो आपके यहां चल रहा है वो खबर तो सही है, पर बहन जी का निवेदन है कि खबर उतार ली जाए। तो मैं एक ही खबर पर आपको 3 तरीके की बातें बता रहा हूं। तो ये था मायावती। लेकिन और उन्होंने किया क्या? मुलायम सिंह ने जो पुलिस भर्ती की थी, सिपाही भर्ती की थी, वो 25,000 सिपाही एक साथ खत्म कर दिए, पूरी भर्ती कैंसिल कर दी। तो वो 25,000 सिपाही और उनके परिवार उनसे अलग हो गए, मायावती से, किसी भी जात के हों। करीबन 150 पीपीएस, आईपीएस, दरोगा, ये तमाम सारे लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई कर दी मायावती ने। तो यहां तो बड़ा सख्त लगता है, लेकिन होता क्या है? पंचम तल पर 5 लोग थे, शशांक शेखर, नेतराम, फतेह बहादुर, विजय शंकर पांडे, इस तरीके के 4-5 लोग थे जो पूरी सरकार चला रहे थे।
पूरी सरकार। पूरी सरकार चला रहे थे। यानी किसी के पास फ्री हैंड नहीं था, हाँ, विकेंद्रीकरण नहीं था सत्ता का। हाँ, तो यानी कौन लोग परफॉर्म कर रहे थे? वो 5 लोग। और मायावती के साथ कौन परफॉर्म कर रहा था? सिर्फ और सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा। ठीक है, अच्छा। ठीक है, वो परफॉर्म कर रहे थे। ये नहीं समझ में आया कि वो पंचम तल वाले सरकार को परफॉर्मेंस दे रहे थे और मतलब जो करना है उन्हीं को करना है। अच्छा, बाकी किसी विधायक मंत्री की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, मंत्री भी जीरो। मंत्री भी जीरो थे। मायावती के सामने कोई हीरो नहीं होता, सब जीरो होते हैं। वहां एक ही हीरो है और उसका नाम है मायावती। किसी की से नहीं चलती, सिर्फ मायावती की चलती। तो ये अभी तक मैंने आपको उनकी मजबूती गिनाई, अब उनके माइनस पॉइंट गिना रहा। मतलब ये जो शासनकाल है योगी जी का, जी। जिसमें मंत्री जीरो हैं जी। आज भी, इससे भी बड़े बड़े वाले जीरो थे मायावती के जमाने के जीरो मंत्री। हाँ हाँ बिल्कुल थे। अच्छा, एक बाबू सिंह कुशवाहा को ले लीजिए, एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, और एक आधा कोई मंत्री और होगा जिसकी कुछ चलती थी। लेकिन वही नसीमुद्दीन चले गए, वही बाबू सिंह चले गए, वही बाबू लाल चले गए। मतलब मैं आप जानना चाहता हूं, आपने कहा ना कि बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इनकी थोड़ी बहुत चलती थी। यहां तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों की नहीं चल रही। ये बड़े जीरो हैं, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े वाले जीरो हैं। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। तो मायावती के शासनकाल में ये सारी चीजें थी। और शशांक शेखर, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नेतराम, फतेह बहादुर, ये सब एक, और सतीश चंद्र मिश्रा भी, ये सब एक दूसरे को काटते भी थे। अच्छा, ये सब एक दूसरे को काटते थे। जब 5 ब्यूरोक्रेट ही केवल सत्ता चला रहे होंगे तो बाकी मंत्री और विधायक तो कहीं ना कहीं जहर उगल लोगों ने, वरना पाल रहे होंगे। इसके बाद 10,000 करोड़ का आया स्कैम NRHM का, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसमें 2 सीएमओ एक ही तरीके से मॉर्निंग वॉक पे जाते समय गोलियों से भून दिए गए, मार दिए गए। एक डिप्टी सीएमओ जो सचान जेल में बंद हुआ, वो पूरी तरीके से बूचड़ था। ओहो, 12 जगह से उसकी आर्टरी कटी थी और बेल्ट लगा के कमोड पे बैठ के उसने फांसी ले ली। सीबीआई की जांच हुई। अब तो उनकी पत्नी ने अभी भी एप्लीकेशन दे रखी कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या थी। उस कांड ने मायावती के लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान लगा दिया कि भाई अब जब चर्चा शुरू होती तो माइनस होती। भाई आप ही का तो विधायक है शेखर तिवारी, उसने इंजीनियर को चंदा लेने में कैसे मारा? आप ही का तो मंत्री है आनंद सेन, उसने एक दलित लड़की के संग को कैसे मार के फेंका, कैसे उम्र कैद की सजा उसको मिली? आप ही का तो पुरुषोत्तम द्विवेदी है जिसने बलात्कार के मामले में जिसको जेल भेजा गया। तो आप ही के ये सब लोग हैं। यहां से मायावती के उस कानून व्यवस्था की जो तस्वीर थी उस पर एक गुम्मा पड़ा और वो भरभरा के टुकड़ों में बट गई, चकनाचूर हो गई और मायावती बिखर गई। और उसके बिखरने से अखिलेश यादव का उदय होता है, क्योंकि 2 ही विकल्प थे उत्तर प्रदेश में, या तो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव के समय में मसले जब आगे बढ़े तो चाहे दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का मामला हो, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगों का मामला हो, ये सारे मामले, इसमें मैं अखिलेश यादव को थोड़ा अनभिज्ञ भी कहूंगा कि जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल को जब सस्पेंड किया गया, सच बात तो यह है कि अखिलेश यादव को ये बात मालूम ही नहीं थी। बेंगलोर में थे नेताजी, और वहां से अनीता सिंह जो कि सचिव थी मुख्यमंत्री की, उन्होंने ये खबर उनको दी। अच्छा, 84 कोसी की परिक्रमा चल रही थी। अखिलेश यादव चाहते थे कि 84 कोसी की परिक्रमा हो जाने दी जाए। विश्व हिंदू परिषद करना चाहता था कि हो जाने दी जाए। क्यों? जब किसी चीज को हो जाने देंगे आप तो उस पर विवाद नहीं होगा। मुलायम सिंह जमीनी नेता थे, उनको पॉलिटिक्स करना आता था। उनको मालूम था कि कल्याण सिंह अगर मस्जिद गिराएंगे तो हम कार सेवकों पर गोली चलवाएंगे। तो ये ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स थी। लेकिन अखिलेश यादव एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स, एक यंग ब्लड को देखते हुए पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि 84 कोसी की परिक्रमा रोकी जाए, उनको जाने दो अशोक सिंघल को। लेकिन मुलायम सिंह ने रोका। तो एक सरकार के एक अच्छे स्पैन तक पर्दे के पीछे से सरकार तो मुलायम सिंह यादव ही चला रहे थे। जब अखिलेश यादव के हाथ में, जब अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से सत्ता अपने हाथ में ली, तब समाजवादी पार्टी का वो बदला हुआ रूप आपको देखते हैं। लेकिन उन दंगों की वजह से, तमाम जगहों पे जमीनों के कब्जों को लेकर, तमाम जगहों पर दबंगई और गुंडई को देखते हुए, आखिरकार एक बार फिर न बसपा चुनी गई, न सपा चुनी गई,
और सरकार चुनी गई भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें मुख्यमंत्री बनाया गया योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को। तो ये रही 6 दिसंबर की तैयारी बहन जी की, बहन और उसके पीछे के कारण जी। क्यों हो रहा है क्यों? ऐसा प्रदर्शन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही वजह है। क्योंकि मायावती को अब परफॉर्म करना है, क्योंकि अब उनको बैकडोर से हरी झंडी है कि गो एंड परफॉर्म। एक्चुअली गो एंड परफॉर्म की बात नहीं है, गो एंड कलेक्ट द वोट्स। जो वोट हमारा किसी को जा रहा है, हमसे टूट के जा रहा है, नहीं टूट के गया होता तो लोकसभा में ये नतीजे आते क्या? तो वो वोट कैसे, और वो कैसे वो बात खत्म हो कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववाद खत्म होकर अब जातियां टूट रही हैं, वो जातियां न टूटने दी जाए, तो उसके लिए या तो हिंदुत्ववाद को फिर ऊपर लाया जाए, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को प्राइम पे लाया जाए, या ऐसे पॉकेट्स बनाए जाएं जहां से ये दलित और पिछड़ा हमसे कटकर न जाए, और जाए तो किसी अपने एक अनसीन समर्थक को चला जाए। तो मैं दावे से कह सकता हूं, कोई कुछ भी कहे, मायावती हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रही हैं, रही थी और रहेगी।